ठीक है। देखो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में अपन क्या पढ़ा था? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, तो इन्वेंट्री का मीनिंग समझना था। इन्वेंट्री क्या होता है? जो एसेट हम लोग हेल्ड करके रखता है फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसी को अपन इन्वेंट्री बोलेगा। ठीक है। लेकिन जो डेफिनेशन मेरा एएस 10 में दिया गया है, यदि वो फुलफिल हुआ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेफिनेशन जो है, यदि वो फुलफिल किया, तो फिर वो इन्वेंट्री का पार्ट में नहीं आएगा, फिर हम लोग उसको एएस 2 के अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं करता। ये सबसे पहले पार्ट था, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या एक्सक्लूड कर देगा, हमेशा ध्यान में रखना है क्या क्या नहीं इंक्लूड करेंगे हम लोग। एक्सक्लूजन में क्या था? स्पेयर पार्ट्स, हाँ। क्योंकि स्पेयर पार्ट्स हम कभी भी हेल्ड फॉर सेल नहीं करते। सर्विसिंग इक्विपमेंट्स, उसको भी हेल्ड फॉर सेल नहीं होता। ठीक है। और क्या है? स्टैंड बाय इक्विपमेंट। स्टैंड बाय इक्विपमेंट, ये तीनों चीजें मेरा क्या होता है? एएस 10 का स्टैंड बाय इक्विपमेंट भी जो है, ये मेरा एएस 10 का डेफिनेशन को फुलफिल करता है। तो ये सारे एएस 10 के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। बाकी जो भी अपने को हमेशा ध्यान रखना, इफ इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं कि ये इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग करेंगे या नहीं करेंगे। बस नॉर्मली ध्यान में रखना है, कोई भी ऐसी एसेट्स जो हेल्ड फॉर यूज है, हेल्ड फॉर सेल है, हेल्ड फॉर यूज नहीं, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन। ठीक है। इन द ऑर्डिनरी सेल करने के लिए, या फिर हम लोग कोई एक चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें यूज करेंगे, या फिर उसमें कंज्यूम करेंगे। ठीक है। तो उसी को हम लोग इन्वेंट्री एएस 2 उसी के बारे में अपने को बताता है कि उसका वैल्यूएशन कैसे करना है। नाउ इसके अंदर में दो तरह का इन्वेंट्री का डेफिनेशन बड़ा होता है। एक होता है, हमने पढ़ा है क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बट व्हेन वी से इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या क्या आ जाता है? इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल, यस। वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, ये तीनों आ जाएंगे मेरे। हाँ। ये यस। होता है इन्वेंट्री का कंप्लीट डेफिनेशन। तो ये ध्यान रखना कि रॉ मटेरियल क्या हो गया, जो फैक्ट्री में हम लोग यूज करते हैं, जिसको जिसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा, वो अपना एग्जिस्टेंस लूज करके कोई और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कंप्लीट नहीं बना है। फिनिश गुड्स मतलब फिनिश गुड्स, जो बना बनाया प्रोडक्ट अपन खरीदते हैं बेचने के लिए, उसको फिनिश गुड्स बोलते हैं। यस। क्लियर है? तो हमारे पास कैसा भी इन्वेंट्री हो सकता है रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री पड़ा है, हो सकता है हमने कुछ आधा अधूरा प्रोडक्ट बनाया वो हमारे स्टॉक में पड़ा है, या फिर हो सकता है बना बनाया प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में पड़ा है। तो इन सबका वैल्यूएशन करना है। वैल्यूएशन मतलब ईयर एंड में। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट में जब आप अपने एसेट साइड में अंडर द हेडिंग करंट एसेट्स, अंडर द हेडिंग करंट एसेट्स में इन्वेंट्री को शो करते हैं शेड्यूल 3 का फॉर्मेट में, तो वहां इन्वेंट्री शो करते हैं। इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे शो करेंगे, बस वही आइडेंटिफाई करना है। ये ओवरऑल चैप्टर उसी से डील करता है। ठीक है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन निकालना। यदि रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल हमेशा हम लोग किस पे वैल्यू करते हैं? एट कॉस्ट। रॉ हाँ। मटेरियल हमेशा हम लोग किस पे वैल्यू करेंगे? रॉ मटेरियल हमेशा और हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होगा, ऑलवेज एट कॉस्ट। लेकिन यदि उसको अबव कॉस्ट आप बेच सकते हो, उसको यदि आप अबव कॉस्ट बिक सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? रॉ मटेरियल के केस में क्या था कि रॉ मटेरियल जिस चीज से बना है, रॉ मटेरियल यूज करके आपने जो बनाया, सपोज प्लास्टिक का दाना, प्लास्टिक के दाने से आपने प्लास्टिक का बॉटल बनाया ना, दाने की कॉस्ट थी 100 रुपए। अब उसको बोतल बना के या तो बॉटल 100 रुपए में बिकेगा, या फिर 100 से ज्यादा रुपए में बिकेगा। तब आप हमेशा रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करोगे? कॉस्ट वैल्यू पे। कॉस्ट। कॉस्ट वैल्यू पे। लेकिन यदि आपको लगता है कि उससे कम वैल्यू में बिकेगा, सपोज प्लास्टिक का दाना था 100 रुपए का, उसको यूज करके आपने बॉटल बनाया, अब वो प्लास्टिक की बॉटल बिकेगी आपकी 80 रुपए में, तो दैट 80 रुपए इज द रिप्लेसमेंट। तब हम लोग क्या देखेंगे? उस रॉ रिप्लेस। मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। यस। नॉर्मली ध्यान रखना कि रॉ मटेरियल एट कॉस्ट ही होते हैं। हाँ, थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चन आया तो क्या ध्यान में रखना है कि उस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनेगा, रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनेगा, यदि कॉस्ट से नीचे में सेल हुआ, तब हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। अदरवाइज रॉ मटेरियल इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। हाँ। कहानी क्लियर है? उसके बाद में अपना यस। था ये वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स। इन दोनों को कैसे करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो अपन बचपन से पढ़ते हैं, कॉस्ट और और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट तो नॉर्मल है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खरीदा,
प्लस उसके अंदर और कोई खर्चा किया कन्वर्ट होने में या फिर हाँ। घर तक लाने का खर्चा, वो सारा इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। यस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह एवरीथिंग। इफ उसको कन्वर्ट करने में भी कोई एक्सपेंसेस लग रहा है, हमारे काम का बनाने में उसको खर्चा लग रहा है, तो वो खर्चा भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको कोई ऐसा याद रखने, लॉजिकली आपको कनेक्ट हो जाएगा वहां पे क्वेश्चन रीड करते ही कि ये सारे एक्सपेंसेस तो ऐड होने वाले मेरे कॉस्ट में। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालना आना चाहिए। देयर इज नॉट रियलाइजेबल वैल्यू। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, क्या है? इट इज नेट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस माइनस करना होगा। यस, जो रियलाइजेबल वैल्यू है उसमें से उसको फर्दर कोई खर्चा किया आपने बेचने का, तो बेचने के लिए तो वो एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। या फिर आपको लगता है कि आधा अधूरा था, उसको थोड़ा सा और रिफर्बिश करके आपको बेचना पड़ेगा, तो रिफर्बिकेशन करने के लिए आपका जो एक्सपेंसेस लगेगा वो एक्सपेंसेस भी माइनस होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है वो नेट पैसा जो आपके पॉकेट में बचेगा। नॉर्मली सपोज ये एक पेन है 100 रुपए का, ठीक है, अब मुझे लगता है इसको बेचने से पैसा मिलेगा 200 रुपए, लेकिन बेचने के लिए मुझे इसको पैकिंग करवाना पड़ेगा और पैकिंग में खर्चा चला जाएगा 20 रुपए। तो इसका मतलब मेरे लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 180 ओनली 80। है। 100 कितना था? रुपए का पेन है, वो 20 100 रुपए था, का उसमें अच्छा। खर्चा अच्छा, लगेगा हाँ। और हम्म। 200 रुपए बेच के मिलेगा, तो मेरे लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना हुआ? 80। 80 रुपीज। इट इज क्लियर? हम्म। ये चीज क्लियर है ना? हाँ। तो ये ध्यान रखना, अपने को ये निकालना आना चाहिए। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पॉइंट था कि जब भी आप कन्वर्ट करते हो, तो नॉर्मल सिनेरियो था। उसके बाद एक कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन था। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में हमने कॉस्टिंग में पढ़ रखा है क्या होता है। प्राइम कॉस्ट तक आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो तो ऐड होते ही है। कोई भी आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें डायरेक्ट खर्चे जितने भी है वो तो उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। लेकिन यस। प्रॉब्लम आता है, मुझे AS2 सिखाता है फिक्स्ड ओवरहेड के केस में आप क्या करोगे, कि फिक्स्ड ओवरहेड को कैसे करोगे, व्हाट यू विल डू फॉर योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। उसको भी तो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट में रिकवर करना पड़ेगा ना। हाँ। if आप वो खर्चा रिकवर नहीं करोगे तो कंपनी लॉस में चला जाएगा। तो बोलता है उसको आप रिकवरी कैसे करोगे, तो बोलता है पहले आप फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकाल लो। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकालो, जिसमें हमने एग्जांपल देखा था कि यदि हमारा फिक्स्ड ओवरहेड 10 लाख रुपए है और हमारी नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट की है, हमारे फैक्ट्री की टोटल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट है, मेरा कॉस्ट कितना है 10 लाख, कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट। तो इफ मैं पूरा का पूरा 100% कैपेसिटी यूज करूंगा तो मैं पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितना चार्ज करूंगा? 10। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मुझे 10 रुपए करके चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे AS2 क्या बोलता है, यदि जितना 100% कैपेसिटी आप यूज करोगे तो एवरी टाइम जितना प्रोडक्ट बनाओगे पर प्रोडक्ट आप 10-10 रुपए करके फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज करते रहना, कॉस्ट में ऐड कर लेना। लेकिन यदि आप 1 लाख से कम यूनिट बनाओगे, 1 लाख से कम यूनिट बनाया तभी भी आप क्या करोगे, जो पर यूनिट रेट है वो सेम रहेगा। सपोज आपने 1 लाख की जगह 80,000 यूनिट बनाया, तो आपका 80,000 यूनिट में जो डायरेक्ट खर्चे हैं वो तो ऐड हो जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड कैसे ऐड होगा? 80,000 इंटू 10 रुपीज पर यूनिट, वो 10 यस। रुपीज पर यूनिट ही रहेगा। जब तक 100% कैपेसिटी तक नहीं आता वो 10 रुपीज पर यूनिट ही ऐड होता जाएगा। लेकिन यदि इफ आपका कैपेसिटी आपका कितना चला गया, 1.2 लाख यूनिट्स आपने यूज कर लिया, इफ आपने 1.2 लाख यूनिट्स यूज कर लिया, यानी 1,20,000 यूनिट बनाए हैं, उस कंडीशन में क्या करोगे? अब चेंज होगा। फिक्स्ड ओवरहेड तो उतना ही रहेगा, बस कॉस्ट पर यूनिट बदल जाएगा। हाँ। क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड तो बदल नहीं सकता ना, वो तो 10 लाख ही लगेगा। इफ आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बना रहे हो, इफ आप 1.2 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर लोगे, कभी भी फिक्स्ड ओवरहेड तो आपके लिए 10 लाख रुपए ही रहेगा। बस इस यस। कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो पर कॉस्ट यूनिट। पर यूनिट आप दिखाओगे ना वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 लाख डिवाइडेड बाई 1.2 लाख, ये आपका जो भी 8.34। आएगा कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 8.34। 8 पॉइंट
333, हम्म, तो उतना आपका कॉस्ट पर यूनिट रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये था फिक्स्ड ओवरहेड के केस में आपको ध्यान में रखना है कि जब भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें फिक्स्ड ओवरहेड कैसे चार्ज करोगे, क्योंकि डायरेक्ट को चार्ज करने में दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा वो कॉस्ट में, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड को कैसे सेग्रीगेट करोगे। तो यदि आपका विद इन कैपेसिटी या 100% कैपेसिटी तक यूज हो रहा है तो कॉस्ट पर यूनिट जो 100% कैपेसिटी पे है वही चार्ज करेंगे, लेकिन कैपेसिटी को जब एक्सीड कर देगा तो अमाउंट बदल नहीं सकता। आप ऐसे मत कर देना 1.2 लाख मल्टीप्लाई 10 रुपए पर यूनिट, तब तो तुम्हारा क्या हो गया 12 लाख का फिक्स कॉस्ट हो गया। अरे 12 लाख कैसे हो सकता है, फिक्स कॉस्ट तो 10 लाख ही रहेगा ना, उससे ज्यादा तो बदल नहीं सकता। हाँ, तो हमेशा क्या होगा उसमें कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस। तो सर कंफ्यूजन यही था। हाँ, वो एक बार 80,000 यूनिट वाला समझा दीजिए ना। 80,000 यूनिट, देखो यदि आपका कैपेसिटी था 1 लाख तो आपने क्या किया कि पर यूनिट मेरा जब जब एक एक यूनिट बनेगा हर यूनिट में हम 10 रुपए चार्ज करते जाएंगे। अब आपका 80,000 यूनिट भी बना है ना, तो आप पर यूनिट कितना चार्ज करोगे? 10 कॉस्ट में तो 10 रुपीज पर यूनिट ही करोगे। सपोज आपका 80,000 यूनिट बना, 80,000 यूनिट में आप क्या करोगे 10 रुपए पर यूनिट तो क्या करोगे कॉस्ट में चार्ज कर दोगे। लेकिन अभी तक तो सिर्फ आपने 8 लाख ही चार्ज किया है, खर्चा तो 80,000 यूनिट बनने से भी एक्सपेंस तो 10 लाख ही होगा। हाँ फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा। देन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 2 लाख? वो जो बचा हुआ 2 लाख है इट विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ सर। क्लियर है? हाँ बस ये चीज ध्यान रखना, इफ 100% कैपेसिटी यूज करोगे तो पूरा टेंशन नहीं है, इफ उससे नीचे करोगे तो पर यूनिट वैल्यू जो आपने 100% कैपेसिटी पे निकाला था वो सेम रहेगा, बट जो डिफरेंस अमाउंट है इट विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यदि ज्यादा किया कैपेसिटी से, पर यूनिट वैल्यू से ज्यादा आपने यूज कर रहे हो तो क्या करोगे, अमाउंट सेम रहेगा पर यूनिट बदल जाएगा। हाँ सर। ये था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट के बारे में क्या होता है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं मशीन में रॉ मटेरियल डालते हैं, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में जाता है, लेकिन जब उसका निकलने का टाइम आता है तो अचानक बीच में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी निकल जाता है जो हमारा इंटेंशन नहीं होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकलता है उसको हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जैसे शुगर केन में से मोलेसेस निकलता है, ठीक है, जब आप घी बनाते हो तो बटर मिल्क निकलता है। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए आपका खर्चा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि आपका जब इंटेंशन ही नहीं है उसको बनाने का तो उसमें खर्चा क्या लगेगा, जीरो। क्लियर है? तो जैसे कि लेट्स से सपोज आपका वुड का फैक्ट्री है, वुड का फैक्ट्री है तो वुड को छिलने में उसको पैरेलल करने में क्या होता है वो बहुत वो निकलते हैं ना लकड़ी के, जो विंटर्स के टाइम में हम लोग जला के आराम से बॉन्ड फायर बना लेते हैं। तो समटाइम्स यदि वो बहुत एबंडेंस क्वांटिटी में है और कहीं पे वो अवेलेबल नहीं तो उसको हम लोग नॉमिनल रेट में बेच सकते हैं। यस। तो वो जो स्क्रैप है उसको बनाने के लिए कोई मेहनत किया क्या, अलग से कोई रॉ मटेरियल डाला था? नहीं। तो उसी को बाई प्रोडक्ट बोलते हैं अपन। जब इनिशियल स्टेज पे हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है कोई प्रोडक्ट को बनाने का, लेकिन फिनिश गुड्स बनने के प्रोसेस में कोई अचानक और एक एडिशनल प्रोडक्ट बन जाए, उसी को बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। उसका कॉस्ट हमेशा जीरो होगा, उसका कॉस्ट हमेशा जीरो आनेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन यदि उसका सेग्रीगेशन दे दिया कि इसके लिए इतना खर्चा आपको चार्ज करना है तो उतना कॉस्ट अपन मानेंगे। अब उस बाई प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केट में यदि वो बिकता है तो बेचेंगे, बेच के जो भी पैसा आएगा उसको क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट से माइनस करना है, क्योंकि वो तो गॉड गिफ्ट है ना, प्रसाद है, एक्स्ट्रा प्रसाद। जैसे कि सपोज तुम लोग क्या करते हो, एक्टिवा परचेज करने गए, 70,000 की एक्टिवा खरीदी और रास्ते में आते वक्त 10,000 रुपए गिरा हुआ मिल जाए तो तुम लोग क्या बोलते हो, आज तो मेरे लिए एक्टिवा 60,000 की है। एडिशनल बेनिफिट हमेशा क्या होता है, कॉस्ट में से माइनस हो जाता है। यस। एडिशनल बेनिफिट हमेशा कॉस्ट में से माइनस होगा, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी उसमें से बाई प्रोडक्ट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बाई प्रोडक्ट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। इज इट क्लियर? और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्यों बोला, क्योंकि यदि बाई प्रोडक्ट का सपोज क्वेश्चन
बता दे कि इतना कॉस्ट कंसीडर करना है, कॉस्ट कंसीडर करेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ये बाई प्रोडक्ट डायरेक्ट उसी फॉर्म में नहीं बिकता, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करोगे खर्चा लगेगा, तो हाँ सेल वैल्यू में से वो एक्सपेंसेस माइनस करोगे तभी आपको पता चलेगा ना नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उतना ही बेनिफिट हुआ है आपको। इफ उतना ही बेनिफिट यदि आपको हुआ है तो क्या होगा, उतना ही माइनस होगा कॉस्ट में से। यस। क्लियर है ये चीज? यस फिर और एक पॉइंट था कि जब भी आप कंपैरिजन करोगे कॉस्ट और एनआरवी का, जब भी आप कंपैरिजन करोगे कॉस्ट और एनआरवी का, आइटम बाय आइटम करोगे, ओवरऑल टोटल नहीं करोगे। यदि आपके पास में 10 प्रोडक्ट है तो 10 प्रोडक्ट का इंडिविजुअली कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है 10 प्रोडक्ट का कॉस्ट टोटल कर लिया, 10 प्रोडक्ट का एनआरवी टोटल कर लिया, उन दोनों में जो विच एवर इज लोअर है वो ले लिया। ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ए है तो ए का पूरा कॉस्ट और एनआरवी, बी है तो बी का कॉस्ट और एनआरवी, सी है तो सी का अलग से। इज इट क्लियर? हाँ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेगा। बस दैट वाज द एवरीथिंग अपने को वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी में ध्यान में रखना था। फिर हमने इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे। पहले इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लें। हाँ भैया। देखो इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिकल एक एग्जांपल है जहां पे क्या बोला, कॉस्ट ऑफ ए पार्टली फिनिश्ड यूनिट्स एट द एंड ऑफ आधा अधूरा यानी WIP 150 रुपए। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय ए फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 100 रुपए। तो एक बात बताओ, WIP के बारे में बोल रहा है, यानी WIP को ईयर एंड में कैसे वैल्यू करना होता है, कॉस्ट और एनआरवी कैसे लगाएंगे। एनआरवी निकालने के लिए 150 रुपए, एक सेकेंड, एनआरवी लगाने के लिए 150 रुपए तो ऑलरेडी आपका कॉस्ट है ही लगा हुआ है। उसको रेडी करने के लिए और 100 रुपए का खर्चा लगेगा, और उसके बाद ब्रोकरेज। फिर आप इसको क्या करोगे, इतना का बन गया ये, क्लियर है? 250 हाँ 250 का रेडी हो गया। द फिनिश्ड यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर 250। हाँ तो एक बात बताओ, आपको रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, 250। दिस इज योर हाँ। रियलाइजेबल वैल्यू। अब फर्दर और कितना खर्चा करना पड़ेगा, 100। 100 फर्दर एक्सपेंस आपका लगेगा 100 रुपए। तो ये तो चला गया, अरे क्या हो गया, ठीक है। फर्दर 100 रुपए लगेगा आपका, तो 150 रुपए पॉकेट में आएंगे। यस। प्लस ब्रोकरेज लगेगा 4% ऑन द सेलिंग प्राइस। 250 पे 250 का 4% 10 रुपए। तो आपके पॉकेट में कितना आएगा, 140। दिस इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यस तो आपका कॉस्ट है 150 ईयर एंड में WIP का, और नेक्स्ट ईयर जाके आपके पॉकेट में नेट पैसा कितना आएगा, 140। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो 140 को कंसीडर करेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इस तरीके से आपको निकालना है एग्जाम में भी। यस। देन आगे ये वाला था, ये ऑलरेडी अपन अभी डिस्कस कर चुके कि ABC लिमिटेड का एक प्लांट है जिसका कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट, एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड है 18 लाख। तो पर यूनिट निकाल लेंगे, यदि उतना ही बना रहा है तो पर यूनिट चार्ज कर लेंगे, उससे कम बना रहा है तो पर यूनिट तो सेम रहेगा, लेकिन जितना शॉर्टफॉल अमाउंट हमने चार्ज किया है वो तुम्हारा PL में चला जाएगा। PL अकाउंट। और यदि उससे ज्यादा बना रहा है तो पूरा का पूरा चार्ज करेंगे, लेकिन पर यूनिट बदल जाएगा। यस। पर यूनिट आपका चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ। ये पूरा उससे रिलेटेड है आपका। देन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। एक ट्रेडर है जिसने एक आर्टिकल खरीदा है 85,000 में, उसने सोल्ड सम ऑफ द आर्टिकल फॉर 1,05,000। द एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन इज 25% ऑन कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट दिया हुआ है, आपको कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है।
बैडी बैडी इजी ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं इसको। तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट से भी बना सकते हो, रिवर्स कैलकुलेशन से भी। सोचो यदि हम ट्रेडिंग अकाउंट Yes. बनाते इसका तो क्या होता? टू ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना आता? 15,000। 15,000 टू परचेज परचेज 85। बाय सेल्स 1,05,000। जीपी निकाल लो। जीपी क्या बोला? 25% ऑन कॉस्ट है, तो हम डायरेक्ट लगा नहीं सकते इस पे। नहीं, इसको कैसे नहीं। निकालते थे भैया, भूल गया। सुनो, सेल वैल्यू दिया हुआ है और तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, कॉस्ट वैल्यू, तभी तो हाँ। जीपी निकलेगा। तो सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट उससे कम ही आएगा, हाँ, तभी प्रॉफिट होगा ना। तो वैल्यू कम निकालना है तो डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा? बड़ा या छोटा? बड़ा। बड़ा। 100/125 था क्या? यस, 125% हो जाएगा। 1,05,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, तो तो तुम्हारा हमारा जीपी profit निकल गया percentage आएगा। 21,000 डायरेक्ट। यस। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया? बढ़िया। देख लो कितना आया। 16,000 क्लोजिंग स्टॉक निकल गया अपना। यस, तो इस चीज को ऐसे भी निकाल सकते हो और इसको अपने स्टेट फॉर्मेट में पुट कर देंगे तो इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है? यस, यस सर। सेल्स में से जीपी माइनस कर दो, माइनस परचेजेस माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। ये चीज क्लियर है? हाँ सर। नंबर 4, द कॉस्ट और एनआरवी दो अलग अलग आइटम का दिया हुआ है, तो हमने पढ़ा था क्या करना है? आइटम वाइज चेक करना है। तो आइटम 1 के लिए ये लेंगे और आइटम 2 के लिए ये Cost. कंसीडर करेंगे। क्लियर है? आप टोटल बेसिस पे मत देख लेना, टोटल बेसिस पे मत देख लेना, टोटल को चेक नहीं करना, अपने को आइटम वाइज चेक करना है, यही एज सिखाता है। क्लियर है? हाँ सर। कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट है which are neither similar nor interchangeable at the time of closing its account for the year, इनका दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे? आइटम ए के लिए क्या लेंगे? ये लेंगे, कॉस्ट और एनआरवी whichever is lower। बी के लिए तो दोनों सेम ही है तो यही लेंगे, और सी के लिए 16। हो गया बस। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, तीनों को टोटल कर लेंगे तो। हाँ। ये चीज क्लियर है? यस सर। अब आगे चलते हैं। एक कंपनी है जिसने परचेज किया 40 लाख का अक्टूबर में। टिल मार्च 2075% ऑफ द स्टॉक वेर सोल्ड। द कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट ₹10 लाख। द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 लाख एंड अ कमीशन एट 10% ऑन सेल इज पेबल टू द एजेंट। यानी एनआरवी निकल सकता है 11 लाख में, उसको लगता है कि मैं बेच दूंगा, उसके पास क्लोजिंग स्टॉक है 10 लाख का, ठीक है, उसको लगता है अगले साल 11 लाख में मैं बेच दूंगा, लेकिन उस पर 10% कमीशन भी जाएगा, तो वो कमीशन हटा दो। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना हो गया? 9,90,000। आपका कॉस्ट है 10 लाख और आपका एनआरवी आ रहा है 9,90,000। तो क्या लेंगे? कॉस्ट और एनआरवी whichever is लोअर, तो वो ले लेंगे हम लोग। 9,90,000 को वैल्यू ऑफ स्टॉक बताएंगे। एक प्रोडक्शन प्रोसेस में नॉर्मल वेस्ट होता है 5% ऑफ इनपुट, जितना डालते हो उसका 5% तो नॉर्मल लॉस हो जाता है, ठीक है। 5,000 metric ton of input were put in the process resulting in wastage of 300 metric ton। अच्छे से देखना यहाँ पे कि 5,000 डाला तो 5,000 का 5% इतना आपका लॉस हो सकता था, वो तो होता ही है। जैसे कि एक पेट्रोल टैंक एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब जाता है, डालते और निकालते वक्त पेट्रोल कुछ ना कुछ हवा में इवापोरेट हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जब उसको कोई नहीं रोक सकता, उस लॉसेस को अपन बोलते हैं नॉर्मल लॉस। यस। एंड नॉर्मल लॉस मेरा क्या करता है?
कॉस्ट पर Cost यूनिट को- को इंक्रीज कर देगा, लेकिन हाँ। एब्नॉर्मल लॉस को तो अलग से ट्रीट करेंगे। यस Yes. एब्नॉर्मल लॉस मेरा कॉस्ट पर यूनिट को इंक्रीज नहीं करेगा। करेगा। नहीं करेगा। यहाँ पे मेरा नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था? 250. 250 मेट्रिक टन, लेकिन आपको लॉस कितना हुआ है? 300. 300 तो आपका एब्नॉर्मल हो गया हाँ. 50 मेट्रिक टन। तो हाँ Yes. कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट इज 1000। हमारा टोटल खर्चा कितना लगा है? 5000 1000. इंटू 1000 कितना लगा है? हम्म. 50 लाख का। Yes. Entire quantity of waste is on stock at year end. State with reference to accounting standard how will you value the inventory. तो बताइए इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करेंगे हम लोग? जो पहले तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, कॉस्ट पर मेट्रिक टन। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट पर मेट्रिक टन 1000 रुपए नहीं होगा, क्या होगा? डिवाइडेड बाय 5000 मेट्रिक टन। नहीं, नॉर्मल लॉस तो हटा दो, नॉर्मल लॉस से 4750 यस 4750 करेंगे तो मेरा कॉस्ट पर मेट्रिक टन आएगा। हाँ तो वो आ जाएगा मेरा 1052.63 समथिंग 6315 1052.6315 कॉस्ट पर यूनिट आया है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 मेट्रिक टन से तो वो तो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। यस तो एबनॉर्मल लॉस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएल में। तो मेरा स्टॉक जो है वो किस पे वैल्यू करोगे? अब 4750 मेट्रिक टन था हमारे पास, मल्टीप्लाई 1052.6315, ये जो आंसर आएगा उसी पे अपन क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे। हाँ तो आपसे यहाँ पूछा क्या? टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, आगे और भी कुछ बोला है। 4750 तो ठीक है, अपने पास स्टॉक में कितना रहेगा? नॉट 4750, अपने पास रहेगा 4700 रहेगा ना टोटल। 5000 डाला था, 300 तो गया, तो हमारे पास स्टॉक में कितना है? 4700. 4700। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट देखो बदल गया, 1000 रुपए पर यूनिट का डाला था, लेकिन अभी देखो बढ़ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस। क्लियर है? जब भी हम्म। आपका नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों होगा तो पहले क्या करोगे कि जितना इनपुट आपने डाला है उसमें से नॉर्मल लॉस हटाओ, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। ठीक है? अब एबनॉर्मल लॉस जितना हुआ है मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट पर यूनिट, ये तो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस. और जितना स्टॉक आपके पास है दैट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट पर यूनिट, जो अभी आपने नया वाला निकाला है। ये चीज क्लियर है? हाँ तो बस वही होगा आपका। नंबर 4, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ, ये तो सारे ऐड ही हो जाएंगे। यस. फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 2 लाख केजी इज 20 लाख। यानी मेरा पर यूनिट कितना हो गया? फिक्स्ड ओवरहेड 20 लाख रुपए का खर्चा है और नॉर्मल कैपेसिटी है 2 लाख, तो मेरा पर यूनिट कितना हो गया? 10 रुपए। अब टोटल हम लोगों ने 4000 किलो ऑफ फिनिश्ड गुड्स बनाए, 4000 किलो बनाया है, तो जितना कैपेसिटी है उससे कम बनाया है। तो पर यूनिट 10 रुपए करके जो मेरा 40,000 है वो तो जाएगा ही जाएगा कॉस्ट में। यस लेकिन जो शॉर्टफॉल है वो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? 20 लाख में से 40,000 तो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, बाकी जो 19,60,000 है वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उसको चार्ज तो करना ही पड़ेगा ना फिक्स्ड ओवरहेड को। अच्छा अच्छा हाँ समझा। और तुमसे पूछा क्या क्वेश्चन ने? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे होगा? मटेरियल को तो डायरेक्ट जितना बना है, लेबर भी डायरेक्ट, और डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड भी मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ यूनिट जितना आपने बनाया है। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड कैसे होगा? जब आप नॉर्मल कैपेसिटी से नीचे यूज करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा। यस. तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड इतना आएगा। क्लियर है? इसको जब आप टोटल कैलकुलेशन करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 200 इंटू 4000
40 इंटू 4000 20 200 260 डायरेक्ट कर देता हूँ। 260 इंटू 4000 ये रहेगा एंड 4000 इंटू 10 ये रहेगा। तो आपका 10,80,000 विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। यस, क्लियर है? क्लियर। तो ये तो था अपने पास वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के। और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं क्या कहीं से? भैया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये वाला ऑलरेडी हमारे पीएम में कवर्ड हो चुका है। हाँ क्या ये वाला भी कवर्ड हो चुका है पीएम में? हाँ कवर्ड हो चुका है। यस 10% कमीशन वाला भी 9,90,000 निकाला था हमने। यस अब देखो ये वाला, द कंपनी एक्स लिमिटेड हैज टू पे फॉर डिले इन कॉटन क्लियरिंग चार्जेस। द कंपनी अप टू 31st March has included such charges in the value of closing stock. This being in the nature of interest, X Limited decided to exclude such charges from closing stock for the year 14-15. This would result in decrease in profit by 5 lakh comment. तो ये तुम्हारा 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मिलके हो गया है। ये तो AS 1, 2, 5 सब मिलके हो गया। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया, ठीक है। तो इसको यहां से कोई रिलेशन नहीं है तुम्हारा। AS 2 का स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट आ चुका है। बोरोइंग कॉस्ट और इंटरेस्ट जो भी होता है वो कभी भी इन्वेंट्री का नॉर्मली पार्ट बनता ही नहीं है। देखो यहाँ पे पैरा 12 में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट यूजुअली नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन यदि एक्स लिमिटेड का प्रैक्टिस है टू चार्ज द कॉस्ट फॉर डिले इन क्लोजिंग स्टॉक, और यदि अब एक्स लिमिटेड डिसाइड कर रहा है कि वो चार्ज नहीं करेगा, देन इसका ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसको अपन क्या बोलेंगे? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एंड इसको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है ना। जब भी हमने AS 1 में पढ़ा था अकाउंटिंग पॉलिसी को बदलते हैं तो रीजन बताओ और उसका इंपैक्ट बताओ और क्यों चेंज किया वो सब बताओ। AS 1 में हमने पढ़ा था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में 2-3 पॉइंट। Therefore, any change in amount mentioned in financial statement which will affect the financial position of the company should be disclosed properly as per AS 1, 2 and 5. और ऊपर से हम लोग नोट भी मार देंगे कि हम लोगों ने ये पॉलिसी चेंज किया है। जो पहले अपन कर रहे थे नॉर्मली क्या कर रहे थे, कॉस्ट को नहीं इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, पहले इंक्लूड कर रहे थे, पहले इंक्लूड कर रहे थे और अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंक्लूड नहीं करेंगे। जब आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा ना। यदि आपका कॉस्ट 5 लाख का खर्चा आप क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया तो प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया तो प्रॉफिट भी कम जाएगा। क्रेडिट साइड में आता है, क्रेडिट साइड कम तो मेरा प्रॉफिट भी कम। तो प्रॉफिट कम हो जाएगा तो यूजर्स को बताना पड़ेगा ना कि बिजनेस में खराब परफॉर्म नहीं किया है, हमने एक पॉलिसी बदला है उसकी वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा है। क्लियर है? ये 5,000 मेट्रिक टन वाला हम कर चुके। यस ये कर चुके। सारे वही क्वेश्चन है और आपके पीएम में कवर्ड जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ रहे हैं और एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये किया था हमने ब्रोकरेज वाला क्वेश्चन। इसमें आपको पता करना है कि क्या चीज इंक्लूड होगा और क्या चीज इंक्लूड नहीं होगा। क्लोजिंग बैलेंस का यूनिट्स बता दिया और आपको निकालना है कि किस पे वैल्यू करोगे। तो कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी इज अ रिफंडेबल टैक्स नहीं है तो ये ऐड होगा। लेकिन नीचे देखो ये 200 पर यूनिट तो कॉस्ट में ऐड होगा। फिर बोलता है एक्साइज ड्यूटी सेनवेट क्रेडिट इज रिसीवेबल ऑन द एक्साइज ड्यूटी पेड। 10 रुपए का सेनवेट क्रेडिट अवेलेबल है तो वो माइनस हो जाएगा। 10 रुपए माइनस हो जाएंगे। यानी मेरा देखो पहले तो कॉस्ट प्राइस देखो, कॉस्ट प्राइस कितना है 200 इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी, तो इसमें से 10 रुपए माइनस कर देंगे।
फिर फ्रेट इनवर्ट लगा है तो ये प्लस होगा, फ्रेट इनवर्ट तो डायरेक्ट खर्चा होता है, अनलोडिंग चार्जेस भी। यस रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कब देखना है? भूल गया। रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली, यदि आपका फिनिश प्रोडक्ट उससे जो बना है वो बिलो द कॉस्ट सेल होगा, हाँ, तब अपने को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करना है। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ 190, ये 10 रुपए भी ऐड होगा, 20 रुपए भी ऐड होगा और 10 रुपए भी ऐड होगा, कितना हो गया? 220 230। 230 रॉ मटेरियल का। तो अब फिनिश गुड्स का देखते हैं और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, फिनिश गुड्स में देखो ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, डायरेक्ट है ये तो। फिक्स्ड ओवरहेड का क्या करना है? नॉर्मल कैपेसिटी डिवाइड कर तो देंगे। 2 लाख है, नॉर्मल कैपेसिटी 20,000, तो पर यूनिट कितना हो गया? 10 रुपए। 10। अब नॉर्मल कैपेसिटी 20,000 है और हमने कितना बनाया है? 1200। तो हमारा पर यूनिट उतना ही रहेगा। जब Yes. बिलो द नॉर्मल कैपेसिटी है तो 10 रुपए पर यूनिट ये भी ऐड हो जाएगा। तो फिनिश गुड्स के लिए क्या आया? 280 90 320 330। 330। तो बस हो गया। अब देखो एनआरबी दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का एनआरबी यदि 400 होगा तो क्या करोगे आप? तो अब कॉस्ट 330 है लेंगे। 330 और एनआरबी है 400, तो क्या करेंगे? 330 330। कॉस्ट है 330 और एनआरबी है 300, तो 300 300 लेंगे। और रॉ मटेरियल के लिए क्या करना था अपने को? वही जो हमने निकाला था, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्लियर है? हम्म तो बस हो गया 190 20। अच्छा, इसको 10 को क्यों ऐड किया? डबल ऐड हो गया मेरे यहाँ से। कहाँ पे? ये तो हाँ लेना ही नहीं ना, ये तो ऑलरेडी माइनस कर चुके अपन यहाँ पे। तो ये 220 आएगा, तो 220 इंटू 500 ये हो गया रॉ मटेरियल का, जो भी हाँ। आंसर आएगा। और 330 इंटू 1200 करोगे, ये हो गया फिनिश गुड्स का फॉर द सिनेरियो 1। और सिनेरियो 2 में फिनिश गुड्स में हम लोग क्या लेंगे? 300 इंटू। क्लियर है ये? 300 इंटू 1200। ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज कर सकता है आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट देके, हाँ ये लेकिन देता ही है रिप्लेसमेंट, भैया। हाँ आया समझ में? यही तुम चाहता था एग्जाम पेपर से हम करवाएं। अरे यही पीएम के क्वेश्चंस कर लो पुराना, उसमें एएस के जो क्वेश्चंस कवर्ड है ना, बस वही सब कुछ है। भैया आपको भेजा 2 हम्म क्वेश्चन। अभी देख लेते हैं मिल जाएगा क्या। इफ मिल जाएगा हाँ तो ठीक तुम्हारा है। डाउट खत्म हो जाएगा। हम्म एक तो यही ऐसा ही था। अच्छा ठीक है, हाँ समझ गया हम, जॉय लिमिटेड और ये वाला। आ जाएगा अभी। ये क्लियर है? हाँ सर। आगे देखते हैं। कैपिटल केबल लिमिटेड नॉर्मल वेस्टेज ये अभी किया था हमने। हाँ पहले तो पूरा का पूरा हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल लॉस को नॉर्मल माइनस लॉस। करके। फिर उसके बाद जितना एबनॉर्मल लॉस है मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट पर यूनिट, वो तो पीएल में जाएगा। और जितना क्लोजिंग स्टॉक है और जो नया कॉस्ट पर यूनिट निकाला है वो आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ स्टॉक। यस। यहाँ पे 4% नॉर्मल वेस्टेज होता है, तो तुमने मशीन में कितना डाला? 12,000 मेट्रिक टन। तो 12,000 का 4%, तो सिर्फ 480 नॉर्मल लॉस होना चाहिए था। यस। 480 मेट्रिक टन नॉर्मल लॉस होना चाहिए था। और आपका लॉस हुआ कितना है? 630। 630। तो एबनॉर्मल कितना हो गया? 150। 150। 150 मेट्रिक टन आपका एबनॉर्मल लॉस है। अब अपने को निकालना क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। टोटल खर्चा लगा है 12,000 इंटू 150 रुपए डिवाइडेड बाई 12,000 माइनस नॉर्मल लॉस 480। तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 18 लाख डिवाइडेड बाई 11520। 18 लाख डिवाइडेड बाई 11520 ये रहेगा आपका। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे क्या होगा आपका? कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा? 156.25। 156.25। तो एबनॉर्मल लॉस था मेरा 150 मेट्रिक टन
मल्टीप्लाई 156.25, ये जाएगा जो भी आंसर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा? 12,000 में से यदि मेरा लॉस हो गया 630 मेट्रिक टन, तो मेरे पास इतना स्टॉक में रहेगा 11,370। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट से, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। यस। आई होप क्लियर है। हाँ सर। हो गया, बस खत्म। क्लियर है ये? चलो ये क्वेश्चन देखो एक बार। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। मिस्टर मेहुल गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आइटम्स forming part of inventory as on 31st March. His factory produces product X using raw material A. बोलता है 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगा A, जो उसने खरीदा था 120 रुपए में। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल A एज ऑन 31st मार्च इज 90। तो रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट कब कंसीडर करना होता है? जब अपन फिनिश कॉस्ट से कम में बेच रहा होता है। जब फिनिश गुड्स अपन कॉस्ट से कम में बेचेगा। 500 units of partly finished goods in the process of producing X and cost incurred till date is 260. ये तो WIP हो गया। These units can be finished next year by incurring additional cost of ₹60 per unit. तो WIP को कैसे करते हैं? कॉस्ट और NRV whichever is lower। नेक्स्ट बोला 1500 यूनिट फिनिश्ड हो चुका है जिसका टोटल कॉस्ट लगा 320 रुपए और एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X इज 300 पर यूनिट। तो फिनिश गुड्स को भी कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। तो फिनिश गुड्स तो वैल्यू होगा मेरा 1500 इंटू 300 रुपए में। कॉस्ट है 320 और सेलिंग प्राइस 300। तो कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर 300 पे होगा। लेकिन डब्ल्यूआईपी किस पे होगा? जितना कॉस्ट है, बिकॉज नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो नहीं दे रखा ना, नहीं दिया। तो 500 इंटू 260। कहाँ पे क्या चीज? 500 इंटू 260 सेकंड वाला पॉइंट। यहाँ पे देखो 260 रुपए लगा हुआ है। ठीक है, अब सोचो यही चीज फिनिश्ड हो जाएगा तो कितने में बिकेगा? यहाँ पे दिया हुआ ना सेलिंग प्राइस 300 सेलिंग प्राइस है, लेकिन 300 में बेचने के लिए आपको और कितना खर्चा करना पड़ेगा? फर्दर कॉस्ट करना पड़ेगा ना 60 रुपए का। फर्दर कॉस्ट अपने को करना पड़ेगा 60 रुपीज। 300 सेलिंग प्राइस, फर्दर कॉस्ट माइनस कर देंगे हम, दैट इज 60। तो मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना? 240। और कॉस्ट कितना है? 260। तो किस पे वैल्यू करेंगे? 240 पे। क्लियर है यहाँ पे? अब रॉ मटेरियल में तो देखना ही नहीं होता, रॉ मटेरियल में देखना नहीं होता, लेकिन रॉ मटेरियल में कब देखना है? रॉ मटेरियल में यदि फिनिश्ड गुड्स मेरा कॉस्ट से कम में बिक रहा है। मेरा कॉस्ट कितना लगा था फिनिश्ड गुड्स का? 320 रुपीज पर यूनिट। फिनिश्ड गुड्स को बनने में 320 रुपए पर यूनिट लगता है और बिक कितने में रहा है? 300। ये तो बिलो कॉस्ट हो गया। जब रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो बिलो कॉस्ट होने से अपने को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट में। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में दिख सकता है बिकॉज इसका इंटरलिंक था। ध्यान रखना, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन ऑफ AS2। यस। फिर इधर परचेज्ड एट द रेट 120 क्यों लिखा है? तो वो तो उसका कॉस्ट हो गया। और फिर नीचे 320 रॉ मटेरियल इज द कॉस्ट, दिस इज द परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। और वो जो 320 है टोटल फिनिश्ड गुड्स का। तो इसको प्रोसेसिंग करोगे तो खर्चा लगेगा ना, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स वगैरह। तो इस रॉ मटेरियल को बनाने में, रॉ मटेरियल को यूज करके जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बनाने में टोटल खर्चा जाएगा 320 रुपए। लेकिन हमने क्या बोला कि रॉ मटेरियल से जो सामान बनेगा वो यदि कॉस्ट से नीचे में सेल हो रहा है तो हमेशा रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आई बात समझ में? With this we covers our accounting standard number 2। अभी भी आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप लोग मुझे बता सकते हो।
ठीक है। यस सर। हाँ,